हेलो एंड वेलकम टू द मीडिया अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे और आज के बाद हो सकता है आपको डायबिटीज़ मेलाइटस से लेके कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। डायबिटीज़ मेलाइटस हम पढ़ने वाले हैं। कभी भी डायबिटीज़ मेलाइटस को सिंगली डायबिटीज़ हम नहीं बोल सकते, उसको प्रॉपर डायबिटीज़ मेलाइटस ही बोलेंगे, क्योंकि ये डायबिटीज़ का एक बोल सकते हैं कि सब टाइप हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत सारी टाइप्स की होती है। डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक इंसिपिडस। हम पढ़ने वाले हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। व्हाट इज डायबिटीज़ मेलाइटस? डायबिटीज़ मेलाइटस इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्या है? ये ग्रुप है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का, जिसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक कॉमन स्ट्रिंग होती है। क्या कि उसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब, हाइपरग्लाइसीमिया को हम बोलते हैं ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। ठीक है, नॉर्मल रेंज से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। रेंज भी हम डिस्कस करेंगे कि फास्टिंग में कैसा होता है, पोस्ट पेरिंडियल रेंज क्या होती है, सारी चीज़ें। अभी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्या है? ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक मतलब व्हाट इज मेटाबॉलिक? मेटाबॉलिक ऐसी केमिकल प्रोसेसेस जिनसे फूड कन्वर्ट होता है किसमें? एनर्जी में। कहाँ पर? सेल्स के अंदर। एनर्जी के फॉर्म में, फूड का एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? मेटाबॉलिक। ये क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, एक कॉमन स्ट्रिंग देखने को मिलती है, हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। किस वजह से बढ़ता है? या तो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन एक हार्मोन है जो सिक्रीट होता है पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज में कहाँ से? पेनक्रियाज के अंदर होती है पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मतलब सेल्स होती है जो पेनक्रियाटिक सेल्स है, उनको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसके भी 3 टाइप्स है, अल्फा बीटा गामा। ये जो बीटा सेल्स है उससे सिक्रेट होता है क्या? इंसुलिन। इंसुलिन की या तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, या बॉडी उसके प्रति एक्शन करना कम कर देगी। उसकी वजह से क्या होगा? डायबिटीज़ मेलाइटस या हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया एक कॉमन स्ट्रिंग देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस का मेन फंक्शन क्या होगा? इसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। नाउ डायबिटीज़ मेलाइटस या बोल सकते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया, कॉमन स्ट्रिंग डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या देखने को मिलता है? हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। डायबिटीज़ मेलाइटस किसी पेशेंट को है या हाइपरग्लाइसीमिया से वो पीड़ित है, तो वो पता कैसे चलेगा? तो उसकी रेंज पता करनी पड़ेगी। रेंज पता करने के लिए हम टेस्ट कराते हैं RBS, रैंडम ब्लड शुगर, या फास्टिंग ब्लड शुगर, या HbA1c। इसमें रेंजेस क्या आती है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रैंडम ब्लड शुगर लेवल। रैंडम ब्लड शुगर लेवल मतलब किसी भी पेशेंट को आप रैंडमली उसका ब्लड सैंपल लेते हैं और अगर चेक करते हैं तो उसका जो ब्लड शुगर वो आना चाहिए लेस देन 200 mg/dl, मतलब उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 200 mg/dl से नीचे आना चाहिए, या बोल सकते हैं कि 140 या 200 mg/dl के बीच में रहना चाहिए। इससे अब अगर जाता है रैंडम ब्लड शुगर लेवल, मतलब खाने के तुरंत बाद अगर आप उसका सैंपल ले रहे हैं या उसका ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं, तो उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 200 mg/dl से ऊपर नहीं आना चाहिए। क्या रेंज होना चाहिए? 140 mg to 200 mg/dl। अगर इससे ऊपर जाता है तो आप बोल सकते हैं कि वो पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया उसको है, जो कि सिम्टम हो सकता है किसका? डायबिटीज़ मेलाइटस का। नाउ पोस्ट पेरिंडियल किसको बोलते हैं? जब आप किसी पेशेंट का सैंपल ले रहे हैं या उसकी रेंज आ रही है खाने के 2 घंटे बाद, अगर आप किसी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल चेक कर रहे हैं और तो उसका ब्लड शुगर लेवल 140 mg/dl से नीचे आना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? एक नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल या नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर 140 mg से ऊपर अगर जाता है तो उसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। नाउ फास्टिंग,
अगर व्यक्ति भूखे पेट है या कोई इंडिविजुअल भूखे पेट अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करा रहा है तो उसका जो ब्लड शुगर लेवल वो होना चाहिए 60 to 100 mg/dl के बीच में। सो 3 तरह की रेंज हमने डिस्कस करी, क्या क्या, फास्टिंग जो होती है क्या, खाली पेट, रेंज क्या आना चाहिए 60 mg to 100 mg/dl, जिसको क्या बोलेंगे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर 100 mg/dl से ज़्यादा आ रही है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, या हो सकता है कि उसको डायबिटीज़ मेलाइटस हो। क्यों? क्योंकि कॉमन स्ट्रिंग जो डायबिटीज़ मेलाइटस में देखने को मिलता है वो क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब उसका ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ दिखता है। तो खाली पेट कितने होना चाहिए 60 to 100 mg/dl के बीच में। अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जा रहा है तो उसका 140 mg/dl से ज़्यादा उसका ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं होना चाहिए। देन रैंडम, आप कभी भी खाने से बाद में आप कभी भी अगर लेते हैं, मतलब रैंडमली अगर आप ले रहे हैं तो 200 mg से किसी भी कंडीशन में उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल ऊपर नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर इससे ऊपर जा रहा है तो उसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। नाउ अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल इससे नीचे जाएगा 60 mg/dl तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर? 3 तरह की रेंज मेनली हमको देखने को मिलती है, फास्टिंग, पोस्ट पेरिंडियल एंड रैंडम ब्लड शुगर 60 to 100, देन 140 से बिलो होना चाहिए क्या, पोस्ट पेरिंडियल, और रैंडम ब्लड शुगर 200 mg/dl से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। तो मेनली हम डायबिटीज़ में क्या चेक करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग देखने को मिलता है। खाली पेट अलग देखने को मिलता है, खाने के 2 घंटे बाद अलग देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट पेरिंडियल, और खाने के तुरंत बाद यह बोल सकते हैं कि रैंडम ब्लड शुगर 200 mg/dl से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है इन अलग अलग स्टेट में, इनकी जो रेंजेस है उनसे ऊपर अगर जाता है तो कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, और हाइपरग्लाइसीमिया है मतलब वो डायबिटीज़ मेलाइटस का शिकार हो सकता है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस? डायबिटीज़ मेलाइटस की मेनली 2 टाइप्स होते हैं, क्या क्या, टाइप 1 एंड टाइप 2। मेनली आप यही सुनेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसको क्या बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, और टाइप 2 को बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। नाम से समझ आ रहा है इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब किस पे डिपेंड होगा, इंसुलिन पर। इंसुलिन पे डिपेंड है मतलब इंसुलिन का फॉर्मेशन बॉडी में नहीं हो रहा है, या बोल सकते हैं कि पेनक्रियास की जो सेल्स हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, उनकी जो सेल्स है अल्फ़ा बीटा गामा, उनसे जो सीक्रेट होता है बीटा सेल्स से कौन, इंसुलिन। तो हो सकता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल इसमें हो रहा है, बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन। क्या होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में, जो पेनक्रियास की बीटा सेल्स होती है वो हो सकता है कि कंजेनाइटल उसमें डिस्ट्रक्शन हुआ हो, या बीटा सेल्स क्या हो, डिस्ट्रक्ट हो, जिसके कारण इंसुलिन का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर या पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को इंसुलिन देना ज़रूरी हो जाता है। और इस जो डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, इसमें अप टू 25 ईयर्स के लोग आते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है ये किसमें देखने को मिलती है, यंग लोगों के अंदर। जब आप सुनते हैं कि किसी 1 साल के बच्चे में या 2 साल के बच्चे में या 10 साल के बच्चे में, यह हो सकता है कि 25 साल मतलब अप टू 25 ईयर्स, अगर आप देख रहे हैं कि आपने सुना है कि 25 ईयर्स के नीचे नीचे किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि वो कौन सी डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें क्या होता है बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई है, या बीटा सेल्स क्या कर रही है, इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं कर रही है, उनके डिस्ट्रक्शन की वजह से, जो कि किसमें देखने को मिलता है, यंग लोगों के अंदर, जो कि हो सकते हैं 25 साल तक के। नाउ अब ये यंग में है तो ये एडल्ट में होगी, कौन, टाइप 2 डायबिटीज़, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। मतलब इंसुलिन तो बॉडी के अंदर बन रहा है, इंसुलिन तो बन रहा है, बट
बॉडी क्या कर रही है, उसको रेजिस्ट कर रही है, रेजिस्ट बाय बॉडी। मतलब बीटा सेल्स भी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, पेनक्रियाज भी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, बीटा सेल्स इंसुलिन का फॉर्मेशन कर रही है, सिक्रीट कर रही है, पर बॉडी क्या कर रही है, इंसुलिन को रेजिस्ट कर रही है। मतलब बॉडी इंसुलिन जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर या बॉडी के अंदर, वो रिसेप्टर्स इंसुलिन को ले नहीं पा रहे हैं या इंसुलिन की फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। मतलब इस कंडीशन में इंसुलिन तो बनता है पर वो बॉडी में जाके फंक्शन नहीं कर पाता है या बॉडी में लग नहीं पाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ये 45 ईयर के बाद में जो डायबिटीज़ होती है उसको क्या बोलेंगे, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। नाउ टाइप 2 डायबिटीज़ के बाद में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या टाइप 1 डायबिटीज़ इस एज में जाके या 25 ईयर के बाद भी अराइज हो सकती है। अगर 25 ईयर या 30 ईयर के बाद में क्या होता है कि इंसुलिन या बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन एडल्ट। मतलब जो टाइप 1 डायबिटीज़ में हो रहा था 25 ईयर्स के पहले या यंगर एज में, वो कंडीशन अगर एडल्ट में देखने को मिलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन एडल्ट, जो किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से देखने को मिल सकती है। तो क्या हुआ, टाइप 1 डायबिटीज़ भी एडल्ट में देखने को मिल सकती है, पर उसको टर्म दे दी गई है अलग, या उसको एक अलग टाइप में डिस्क्राइब कर दिया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, LADA, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन एडल्ट। नाउ क्या टाइप 2 डायबिटीज़ एडल्ट में हो रही है। हमने क्या पढ़ा कि टाइप 2 डायबिटीज़ 45 ईयर्स के बाद में इंसुलिन के प्रति जो रेजिस्टेंस बना लेती है बॉडी, उसके कारण जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, क्या ये रेजिस्टेंस 25 की एज में या 20 की एज में, या बोल सकते हैं कि 45 ईयर्स से पहले भी हो सकता है। अगर होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, MODY, क्या फुल फॉर्म, मैच्योरिटी ऑफ और ऑनसेट D4 डायबिटीज़ इन यंग। मतलब यंगर लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ का होना क्या कहलाता है, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ इन यंग। सो क्या होगा, ये ऐसी कंडीशन है, या बोल सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ ही है पर वो किस में हो रही है, यंगर लोगों में, तो उसको क्या बोलेंगे, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ इन यंग। क्लियर। सो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या था, जिसमें इंसुलिन बॉडी में बन ही नहीं रहा था। वो उसकी वजह हो सकती है कि बीटा सेल्स उसमें डिस्ट्रक्ट हो गए हों, मतलब पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन बना ही नहीं रही है, जिसके कारण कोई भी पेशेंट है वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि इसमें देखने को मिलती है एडल्ट के अंदर, कब, 45 ईयर के बाद में। और उसमें क्या होता है कि बॉडी रेजिस्टेंस बना लेती है किसके खिलाफ, इंसुलिन के खिलाफ, तो वो फंक्शन नहीं कर पाता है। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ एडल्ट के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि किस में देखने को मिलती है, यंग में, अगर वो एडल्ट के अंदर देखने को मिलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, LADA या लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन एडल्ट। नाउ टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि 45 ईयर के बाद में देखने को मिलती है एडल्ट के अंदर, जिसके अंदर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस बना लेती है बॉडी, अगर वो यंग एज में देखने को मिलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ इन यंग। नाउ एक और टाइप होता है क्या, गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल से समझ में आ रहा है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डायबिटीज़ होती है, मतलब किसी मदर को प्रेगनेंसी के पहले डायबिटीज़ नहीं थी, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर डायबिटीज़ हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, गेस्टेशनल डायबिटीज़। आई होप आपको सारे टाइप्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, टाइप 1
जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, टाइप 2 जिसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। देन थर्ड टाइप था जो कि टाइप 1 जो कि इसमें हो रहा है एडल्ट के अंदर। देन टाइप 2 अगर यंग एज में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ इन यंग एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो होती है डायबिटीज़ उसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़। नाउ हम पढ़ने वाले हैं कि ग्लूकोज को एक नॉर्मल रेंज में रखना क्यों ज़रूरी होता है। अगर ग्लूकोज का लेवल बॉडी में अगर 60 mg/dl से कम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, 60 mg/dl से बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में, ग्लूकोज का मेन फंक्शन क्या होता है, वाई मेंटेनिंग ग्लूकोज इन नॉर्मल रेंज, क्यों ज़रूरी है। रेंज क्या होगी 60 to 140 mg/dl। देखिए एक नॉर्मल रेंज है किसकी, ग्लूकोज की, इसको मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि हमारे CNS को, रेटाइना को और जर्मिनल एपिथेलियम ये जो 3 ऑर्गन्स है, क्या क्या, CNS को, रेटाइना को और जर्मिनल एपिथेलियम को, किस किस को, CNS, रेटाइना, जर्मिनल एपिथेलियम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, रेटाइना को और जर्मिनल एपिथेलियम को कंटिन्यूअस ब्लड ग्लूकोज की, या बोल सकते हैं कि ग्लूकोज की कंटिन्यूअस जरूरत होती है एज अ एनर्जी। हमारी बॉडी क्या करती है, सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है किसका, CNS का, रेटाइना और जर्मिनल एपिथेलियम का, वो क्या है, ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज का लेवल कम हुआ या हाइपोग्लाइसीमिया अगर किसी पेशेंट को हुआ, मतलब एनर्जी किसकी लॉस होगी, किसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, रेटाइना आपका फंक्शन नहीं कर पाएगा और जर्मिनल एपिथेलियम्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लड ग्लूकोज लेवल की कंटिन्यू जरूरत क्यों होती है, ये भी एक क्वेश्चन है। या बोल सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिर्फ ग्लूकोज को ही अपना एज ए एनर्जी सोर्स क्यों यूज़ करता है, क्यों, क्योंकि आपके जो फैटी एसिड्स हैं, जो क्या है एनर्जी का सोर्स है, मेन एनर्जी सोर्स है कौन, फैटी एसिड्स, किसके, बॉडी के। बट ये जो फैटी एसिड्स हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को कौन क्रॉस कर सकता है, सिर्फ ग्लूकोज। क्यों, क्योंकि जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स बोल सकते हैं कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, जहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज ही उसके उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, जो कि इसलिए ग्लूकोज क्या है, CNS का एनर्जी का एकमात्र सोर्स है, क्या, ग्लूकोज। CNS के साथ साथ रेटाइना का भी और जर्मिनल एपिथेलियम का भी। CNS का मेनली इसलिए क्यों, क्योंकि CNS क्या है, फैटी एसिड्स को अपने एनर्जी के तौर पर यूज़ नहीं करता है। पूरी बॉडी जो है अपनी फैटी एसिड्स को ही अपने एनर्जी का सोर्स मानती है। पर CNS में क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर्स होते हैं जो कि फैटी एसिड्स उनको पार नहीं कर सकते, सिर्फ ग्लूकोज ही डायरेक्टली उसको पार कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि ग्लूकोज ज़रूरी है किस लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ऑप्टिमम फंक्शनिंग के लिए, रेटाइना के लिए और जर्मिनल एपिथेलियम के लिए। सो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड फ्यूल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो क्या है, ग्लूकोज, जो कि क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फंक्शनिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है। या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, ग्लूकोज, जिससे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक ऑप्टिमम लेवल पर फंक्शन कर पाता है। तो ग्लूकोज का ब्लड के अंदर एक नॉर्मल रेंज में रहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जर्मिनल एपिथेलियम और रेटाइना का यह एकमात्र एनर्जी का सोर्स है, इसलिए ग्लूकोज को मेंटेन करना ज़रूरी है 60 to 140 के बीच में। अगर इसका लेवल कम हुआ तो कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका रेटाइना और जर्मिनल एपिथेलियम में ऑप्टिमम लेवल पर फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे। नाउ हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। फिर हम लौटते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया डेंजरस क्यों है। हाइपरग्लाइसीमिया जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि डायबिटीज़ हो रही है, वो डेंजरस क्यों है। अगर किसी पेशेंट का 500 mg/dl
मान लीजिए कि उसकी रेंज आ रही है ग्लूकोज की ब्लड के अंदर। सो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मतलब सेल्स के बाहर जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक, क्या हो जाएगा, हाइपर ऑस्मोटिक। हाइपर ऑस्मोटिक मतलब उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। हाइपर ऑस्मोटिक हो रहा है, उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। उस हाइपर ऑस्मोटिक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या करेगा, ये जो फ्लूइड है जो सेल्स के बाहर भरा हुआ है ये क्या करेगा जो सेल्स इंट्रास्टिशियल जो फ्लूइड है, या बोल सकते हैं कि इंट्रासेल्यूलर जो फ्लूइड है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड को सक कर लेगा। कौन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जिसके कारण सेल्स क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेट, और सेल डिहाइड्रेशन की वजह से ऑप्टिमली फंक्शन नहीं कर पाएगी। अब सेल ही फंक्शन नहीं कर पाएगी, सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सो सेल फंक्शन नहीं कर पा रही है मतलब पूरी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिसके कारण लेथार्जी डायबिटीज़ के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। सो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वो हाइपर ऑस्मोटिक हो रहा है। किस वजह से, ग्लूकोज लेवल जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है उसकी वजह से, जिसके कारण हाइपर ऑस्मोटिक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को, ये इंट्रा सेलुलर वाटर को क्या कर रहा है, सक कर रहा है, जिसके कारण सेल क्या हो रही है, डिहाइड्रेट, जिसके कारण सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है। नाउ हाइपरग्लाइसीमिया होने की वजह से किडनी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वो हम समझते हैं। नाउ किडनी के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। किडनी का फंक्शन क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। सो अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो मतलब हाइपर ऑस्मोसिस, मतलब कहीं ना कहीं ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है। जो ग्लूकोज के आने की जो रफ्तार है या नेफ्रॉन तक पहुंचने की रफ्तार हो गया, बढ़ गई, हाइपर ऑस्मोटिक हो गया है। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज आ रहा है। अब ये क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है क्या, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना। देन ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन क्या है, यूनिट ऑफ किडनी। एक किडनी में लगभग मिलियंस बोल सकते हैं या 1.2 मिलियन के लगभग पर किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। कैसे, ब्लड एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू नेफ्रॉन तक पहुंचता है। यहाँ पर होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, या यहाँ पे ग्लोमेरुलस जो क्या काम करता है, फिल्ट्रेशन का। यहाँ पर एक नॉर्मल स्पीड में क्या करता है कि फ्लो करती है इसमें चीजें कि इसमें प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में लूप ऑफ हेनले के थ्रू में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बाद में कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए यूरिन क्या है, बाहर निकलता है। मतलब यहाँ पर फिल्टर होके कभी कभी क्या होता है, ग्लूकोज क्या है कि सीएनएस के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, तो किसको, तो जो ग्लोमेरुलस है उसको क्रॉस करने के लिए उसके लिए आसान होता है। पर यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है किसका, ग्लूकोज का, जो आता है किसके थ्रू, यहाँ से ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके अगर वो आगे यहाँ तक आता भी है तो मतलब जो जरूरत की चीजें भी कभी क्या हो जाती है कि किडनी या नेफ्रॉन फिल्टर कर देते हैं। अब उनका रीअब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल में या बोल सकते हैं कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यहाँ से क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो फिल्टर हो चुके हैं। बोल सकते हैं ग्लूकोज का भी रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा किसमें, एक हेल्दी पर्सन के अंदर। इसकी बात हो रही है एक हेल्दी पर्सन के अंदर। बट हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, हाइपर ऑस्मोटिक की कंडीशन है, तो कहीं ना कहीं ड्यू टू, अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज आ रहा है कहाँ पर, फिल्टर होने के लिए, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन उसका हो नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड जो है निकलने की यहाँ से वो क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसके कारण उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे प्रॉपर हो नहीं पाएगा ड्यू टू हाइपर ऑस्मोटिक। मतलब हाइपर ऑस्मोसिस के कारण यहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, जिससे कि ग्लूकोज कहाँ पे देखने को मिलेगा, यूरिन के अंदर। इफ टू मच ग्लूकोज अराइज, तो वो कहाँ देखने को मिलेगा, यूरिन के अंदर। जिस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, यूरिन में ग्लूकोज को आना, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट,
ग्लूकोज पुलिंग लॉट ऑफ वाटर विद इट। ग्लूकोज क्या करता है, इसके साथ में, किसके साथ में, ब्लड के साथ में, या ग्लूकोज अपने साथ में बहुत सारा वाटर भी क्या करता है, पुल करके लाता है उसके साथ में, उसको फ्लो करवाने के लिए वाटर भी लेके आता है, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, डायूरेसिस, या बोल सकते हैं क्या, पोलीयूरिया। एक नॉर्मल जो इंडिविजुअल होता है, नॉर्मल पर्सन होता है, उसका यूरिन आउटपुट होता है 2000 ml पर डे। बट इसमें क्या होगा, अगर इससे एक्सेसिव अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डायबिटीज, या बोल सकते हैं पॉलीयूरिया की कंडीशन में होगा। तो पॉलीयूरिया होने की वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। ये सब किसके सिम्टम्स हैं, हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट में सब देखने को मिल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि हम ये सब जो सिम्टम्स है वो किसके हैं, एक डायबिटिक पेशेंट के। तो डायूरेसिस या पॉलीयूरिया होने की वजह से क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है पेशेंट के अंदर। डिहाइड्रेशन होगा क्यों, क्योंकि वाटर क्या है, एक्सपेल आउट हो रहा है बॉडी से। नेक्स्ट, थर्स्ट सेंटर जो कि कहां पे प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस के अंदर थर्स्ट सेंटर प्रेजेंट है, वो क्या होगा, एक्टिव होगा, जिससे क्या लगेगी, प्यास, पेशेंट को प्यास ज्यादा लगेगी किसके अंदर, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, जिसके कारण वो ज्यादा पानी पिएगा, और उस कंडीशन के कारण क्या होगा, ये सब प्रोसेस जो हमने समझे उसके कारण पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। पॉलीयूरिया होगा मतलब उसको प्यास ज्यादा लगेगी, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या बोलेंगे उसको, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया के साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और चीज यहाँ पर होती है, वो होती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। यहाँ पर ग्लूकोज के साथ में पोटेशियम, सोडियम, जिससे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या कर जाते हैं, यहाँ पर रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाते हैं ड्यू टू हाइपर ऑस्मोसिस ऑफ ग्लूकोज, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या यूरिन के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाते हैं। इसके कारण एक और चीज देखने को मिलेगी, क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो इसमें देखने को मिलेगा, इम्बैलेंस इन हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी देखने को मिलेगा। पॉलीयूरिया के कारण क्या होगा, पॉलीडिप्सिया होगा, कैलोरी क्या होगी, लॉस्ट होगी, जिसके कारण पेशेंट का वेट लॉस भी हो सकता है, और कैलोरी लॉस्ट होने के कारण उसको भूख ज्यादा लगेगी, और भूख ज्यादा लगने को हम क्या बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, पॉलीफेजिया। तो व्हाट आर द 3 मेन सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट के अंदर सबसे मेन 3 पीस देखने को मिलते हैं। 3 पीस वो क्या है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। मतलब पेशेंट का यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, पेशेंट को प्यास ज्यादा लगेगी और पेशेंट को भूख ज्यादा लगेगी। अगर 3P सिम्टम्स अगर देखने को मिल रहे हैं किसी पेशेंट के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि हाइपर ग्लाइसेमिक पेशेंट है या डायबिटीज मेलाइटस से ग्रसित है। तो हाउ इट ऑल वर्क्स, कैसे वर्क कर रहा है कि यहाँ पर हाइपर ऑस्मोसिस की वजह से ग्लूकोज का क्या रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, साथ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी वाटर या यूरिन के साथ में क्या हो रहा है, एक्सपेल आउट हो रहे हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। वाटर क्या है, ग्लूकोज अपने साथ में एक्सपेल कर रहा है, तो उसके कारण डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है, पॉलीयूरिया देखने को मिल रहा है, और पॉलीफेजिया देखने को मिल रहा है। तो व्हाट आर द 3P सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। नाउ इतना सब समझने के बाद में कॉजेस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी क्या हो सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके कारण क्या होती है टाइप 2 डायबिटीज, एंड ऑटोइम्यून डिजीज, जिसके कारण लेटेस्ट ऑटोइम्यून डायबिटीज इन एडल्ट, ठीक है, LADA देखने को मिलता है। देन पेनक्रियाटिक डैमेज की वजह से भी हो सकता है कि टाइप 1 डायबिटीज देखने को मिले। ये सब क्या हो सकते हैं, कॉजेस हो सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं कि पेनक्रियास में इंजरी के कारण भी हो सकती है, जिसको सेकेंडरी डायबिटीज भी बोल सकते हैं, जो किसी इंटरनल फैक्टर के कारण नहीं हो रहा है, किसी एक्सटर्नल इंजरी के कारण पेनक्रियास में डैमेज हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी डायबिटीज हो रहा है। और क्या कॉजेस हो सकते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो सकती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, कॉजेस हैं हाइपरग्लाइसेमिक के या डायबिटीज मेलाइटस के। नाउ
मैनेजमेंट में हम इसे समझ सकते हैं कि अगर टाइप 1 डायबिटीज होगी तो ऑब्वियसली इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो उसको क्या देंगे, इंसुलिन देंगे। अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो उसको हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हम दे सकते हैं, इसको देंगे टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 में भी देंगे बट मेनली उसमें क्या रहेगा, इंसुलिन देंगे, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देंगे, ठीक है। और एक उसको मेंटेन एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक को बोलेंगे, और पार्शियल या बैलेंस्ड डाइट के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। ये सब क्या होंगे, मैनेजमेंट होंगे डायबिटीज मेलाइटस के। और अगर हाइपरग्लाइसीमिया लंबे समय तक बना रहता है उसके कारण बहुत सारी मैक्रोवेस्कुलर एंड माइक्रोवेस्कुलर डिजीजेस भी देखने को मिलती है। मैक्रोवेस्कुलर से हम समझ सकते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस, क्यों, क्योंकि कंटिन्यू हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपकी जो आर्टेरियल वॉल्स होती हैं वो क्या होती है, इरिटेट होती है। उसके कारण वहां पे फैट का डिपोजिशन हो सकता है, किसी वजह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से अगर हो रहा है तो उसके कारण हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन की वजह से आपकी आर्टेरियल वॉल डैमेज होती है। आर्टेरियल वॉल डैमेज होने की वजह से आपको मैक्रोवेस्कुलर और माइक्रोवेस्कुलर बहुत सारी डिजीज देखने को मिल सकती है। मैक्रोवेस्कुलर में हो सकता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, और हार्ट फेलियर, माइग्रेन इन्फेक्शंस जैसे डिजीज आपको देखने को मिल सकती है। देन माइक्रोवेस्कुलर में हो सकता है कि आपको रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी जैसी डिजीजेस देखने को मिले। सो आज हमने डिस्कस करा क्या, डायबिटीज मेलाइटस जिसमें एक कॉमन स्ट्रिंग देखने को मिलती है क्या, हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब अगर किसी पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया है तो उसको हम बोल सकते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस उसको है। या अलग अलग टाइप्स हमने डिस्कस करे, टाइप 1, टाइप 2, एलएडी, एमओडीवाई, सारे टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन वजह से सारी चीजें होती हैं। व्हाट आर द कॉजेस, मैनेजमेंट क्या है, क्यों एक ग्लूकोज लेवल को 60 to 140 mg/dl के बीच में मेंटेन करना जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि सीएनएस और रेटिना और जनरल एपिथेलियम को कंटिन्यू ग्लूकोज की एज एनर्जी जरूरत पड़ती है। और क्यों डेंजरस है हाइपरग्लाइसीमिया, वो चीजें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आपको रहता है तो आप कमेंट ड्रॉप करके हमसे पूछ सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने जो डायबिटीज से पीड़ित लोग हैं उनके साथ भी, मेडिकल स्टूडेंट के साथ भी, और सभी के साथ। थैंक यू।